नमस्कार, संवाद संध्या में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे महाविद्यालय की इतिहास विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रंजना सिन्हा मैम। आज हम जानेंगे उनके जीवन, उनके संघर्षों और उनकी सफलता से जुड़ी बातों। आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है आपके बचपन से जुड़ा हुआ कि आपका बचपन किस शहर में व्यतीत हुआ और बचपन की उन यादों में से कुछ यादें जो आप हम लोगों से साझा करना चाहें। देखिए हर्ष, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, आपने हमको जोड़ा, इसलिए बहुत धन्यवाद। और आपने हमको इस लायक समझा। तो ये बताना चाहते हैं, वैसे तो हम लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं। बचपन भी मेरा लखनऊ शहर में ही बीता। वो पुराना लखनऊ बहुत अच्छा एक लखनऊ था। अब भी वही है, लेकिन कुछ परिवर्तन आए, कुछ सकारात्मक भी हैं और कुछ नकारात्मक भी। लेकिन उन्हीं पहलुओं की बात करनी चाहिए। और उसकी सकारात्मकता की एक और बात है कि वो बचपन इतना निश्चल था, इतना अच्छा था कि, और वो पुराना लखनऊ मेरे लिए मेरी यादों में अब भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। धन्यवाद मैम। प्रारंभिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई और स्कूल के दिनों की से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो और हम लोगों को बताना चाहें। देखिए, स्कूलिंग तो मेरी पूरी स्कूलिंग जितनी हुई लखनऊ से ही हुई। लखनऊ में NSN डिग्री कॉलेज था, लेकिन इंटर तक मैंने शिक्षा हर्ष वहीं से ली और वहीं पे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। छोटा सा स्कूल था, एक हिंदी मीडियम स्कूल था, क्योंकि तब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की संकल्पना बहुत बड़े परिवारों के लोग करते थे। और हर्ष, क्योंकि हम एक मध्यवर्गीय परिवार से जुड़े रहे, इसलिए मेरी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई। लेकिन हर्ष और बच्चों, ये बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल था। जो छोटे बच्चे थे उनके मन मस्तिष्क पे एक जो अपने टीचर्स की जो छवि है इतनी अच्छी है, क्योंकि जो संस्कार हैं वो बचपन से ही पढ़ना शुरू हो जाते हैं। परिवार के संस्कार पढ़ते हैं, इसके अलावा उसके साथ साथ जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके गुरुजी हैं, उनके भी संस्कार बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करते हैं। तो उस 5th तक की उसके जो जूनियर स्कूल था उसमें हुई और उसके बाद मेरी इंटर तक की पढ़ाई वहीं से हुई। वो NSN कॉलेज था। जी मैम, धन्यवाद मैम। मैम, आपके बचपन में आपकी फैमिली में कौन कौन था और अगर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किसने किया आगे पढ़ने के लिए और जॉब तक पहुंचने के लिए, इतना बड़ा लक्ष्य जो आपने हासिल किया है आज, तो उसमें सबसे ज्यादा आप श्रेय किसे देना चाहेंगी? सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता था? तो देखिए, वैसे तो फैमिली में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली थी अनुष्का। जी मैम। और उस फैमिली में बेटा हम लोग 5 सिस्टर्स और 1 ब्रदर है ना। मेरे बाद 5वें नंबर पे मेरा नाम है, उसके बाद मेरा ब्रदर है। तो जो परिवार था उस समय, ये ज्वाइंट फैमिलीज होती थी और ये जो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी उसमें ये था कि सब मिल बांट करके काम करते थे। सब लोग, जैसे चाचा भी हैं और ये बुआ भी हैं, सब कोई साथ में रहते थे। तो वो जो एक प्रभाव था, क्योंकि मेरे फादर जो थे उस समय भी सिर्फ जो मेरा बचपन याद है अनुष्का, मैंने ये देखा कि सिर्फ फादर को पढ़ाई से मतलब था। बहुत बहुत हम लोगों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने सीधे बस उस समय शिक्षा दीक्षा दिलवाने का अर्थ था कि आपने एडमिशन करा दिया है ना। अगर आपने एडमिशन करा दिया है अनुष्का, तो ये समझा जाता था फिर बच्चे का दायित्व है कि वो पूरा पढ़ेगा। मतलब ये नहीं है कि पता लगे आपने सब कुछ कर दिया, एडमिशन करा दिया, तो भी वो बच्चा नहीं ध्यान दे रहा, ऐसा नहीं था। तो मेरे ऊपर जो पूरी फैमिली का प्रभाव रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा
वो मेरे फादर और ग्रैंडफादर का भी, क्योंकि हाँ बेटा, उस समय ऐसा था कि उनको पढ़ते हुए देखा, उनको जाते हुए देखा कि वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे। तो वो जा रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं दिन भर। इसके अलावा उन्होंने एक संस्कृत परिषद था, है ना, संस्कृत परिषद था, उससे भी वो जुड़े रहे। जैसे यूनिवर्सिटी खत्म होती थी, घर आते थे, खाना पीना खाते थे, उसके बाद वो पुनः चले जाते थे शाम को उस संस्कृत परिषद की जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, लाइब्रेरी थी, परिषद यानी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में चले जाते थे और बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे वक्त देते थे उसकी स्थापना के लिए। और ये सब ऑनरेडी था वहाँ, वो जो उन्होंने परिषद की स्थापना की वो ऑनरेडी था। ये नहीं कि मतलब उन्हें वेतन मिलता हो या कुछ, वेतन नहीं मिलता था, उन्होंने खुद अपना उसको एस्टेब्लिश किया। और उसके साथ बहुत से एक जज थे, उनको जोड़ा। और कभी इस मंत्री से मिल रहे हैं कि उसको ग्रांट मिल जाए, कि इसलिए कि जिससे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो उससे से ज्यादा लाभ उठा सकें। जी मैम, ठीक है, धन्यवाद मैम। तो आप उस समय की आपकी स्कूली शिक्षा और आज की स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव आपने महसूस किया है, क्या परिवर्तन आपने देखा है? बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। देखिए, स्कूली शिक्षा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परिवर्तन है। वो देखिए, ये परिवार का जो वो है ना, हमें लगता है कि ये जो पूरा परिवार का प्रभाव तो आपको जीवन भर रहता है, लेकिन वो शिक्षा और ये शिक्षा बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल बराबर से सब कुछ अच्छा था। लेकिन ये थोड़ा सा वातावरण और ये जो आसपास के जो सांप्रदायिक भाव हो रहा है, या आप ऐसा समझ लीजिए जो परिवर्तन हो रहा है एक समाज में, एक दूरियां आ गई हैं, बस उतना अंतर है। क्योंकि उस समय समाज जो था वो बिल्कुल भी कोई भी दूरी अनुभव नहीं करता था। क्योंकि दूसरे का बच्चा भी, समझिए दूसरे के घर का अगर बच्चा आता था, वो भी हमें नहीं समझता था, वैसे ही सिस्टर समझता था जैसे कि अपनी सगी बहन को समझ। तो ये सब चीजें ऐसी थी कि आप लोग ये समझिए कि शिक्षा वही है, लेकिन ये जो माहौल बिगड़ गया है, और कुछ कहना चाहिए जो ये बीच के लोग हैं उन्होंने माहौल बिगाड़ा है, वरना संस्कारों में, शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। अभी भी मेहनत होती है, हमारे बच्चे अब भी उतने प्यारे हैं, बहुत अच्छे। आप लोग इतना जो जोड़ रहे हैं, आप लोग बहुत मेहनती हैं, हमें तो मालूम ही है। लेकिन बस ये है, ये वातावरण का थोड़ा अंतर है, और शिक्षा में कोई अंतर नहीं है। ये जरूर है कि शिक्षा थोड़ी कठिन होती जा रही है, वो भी इसलिए कि आप विश्व से जुड़ सकें, है ना, आप एक संसार से जुड़ सकें, इसलिए कठिन हो रही, वैसे कोई अंतर नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। जैसे कि आपने टीचिंग की तरफ आपका ध्यान था क्या, मतलब आप टीचर बनी आगे चल के, तो क्या आपने बचपन से ही ये सपना संजो कर रखा हुआ था एक शिक्षक बनने का, या फिर समय बीतता गया और स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा रियलाइज होता गया कि नहीं चलो टीचर ही बनते हैं, या आपको बचपन का एक ड्रीम होता है ना जैसे सभी बच्चे सोचते हैं, क्या वैसा था आपका टीचर बनना, या बिल्कुल आम था, ऐसे समय बीतता गया? नहीं, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, मेरी दृष्टि में और मेरे जीवन में मेरे शिक्षकों का बहुत महत्व है। आसपास ऐसा वातावरण रहा, आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर रहा कि शिक्षकों से ही ज्यादा हम घिरे रहे, कहना चाहिए। और उनका प्रभाव इतना पड़ा कि शुरू से एक जैसे एक ध्येय बना लिया था कि मुझे तो टीचिंग ही करनी है। और इस क्षेत्र के में आने के लिए मैंने मेहनत भी की और बहुत इंतजार भी किया। नौकरी थोड़ी लेट मिली, लेकिन मेरा एक निर्णय था कि मुझे शिक्षक बनना है, और वो भी डिग्री कॉलेज का, मतलब प्रेफरेंस डिग्री कॉलेज की थी। बाकी तो ये था कि नौकरी तो करनी ही थी, चाहे वो थोड़ी देर बाद मिलती, लेकिन थोड़ा सा देरी हुई, पर ईश्वर सब कुछ सुनता है, मेरी भी सुनी। आप लोगों से मिलाना था इसलिए मिलाया। जी मैम, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने स्नातक और परा स्नातक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, और स्नातक में विषय को लेकर जो द्वंद्व होता है मन में कि किस विषय को चुने, उसको, उस द्वंद्व को कैसे दूर किया? क्या इतिहास पहले से ही इतना अधिक प्रिय था? ऐसा है, देखिए, जो
स्नातक और स्नातकोत्तर और पीएचडी वगैरह जो मैंने किया वो लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय मेरे सपनों का आंगन रहा है ना, वहाँ पे पढ़ना मेरा एक सपना रहा। और क्योंकि उसी वातावरण में रहे, इसके अलावा एक चीज और बताते हैं बच्चों कि क्योंकि कैंपस वही था, है ना, देखते थे कि बच्चे निकल के जा रहे हैं, मतलब बच्चे क्या, मेरे अब बच्चे लगता था बड़े बड़े भैया लोग जा रहे हैं, दीदियाँ जा रही हैं, हॉस्टल्स हैं, लड़कों के हॉस्टल हैं, लड़कियों के हॉस्टल में जा रही हैं, तो लगता था कि नहीं, मुझे पढ़ना है तो लखनऊ विश्वविद्यालय ही पढ़ना है। इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय ही चुना और वहीं से स्नातकोत्तर भी किया, वहीं से पीएचडी भी की और वहीं से ही सब कुछ पढ़ाई की। और रही बात विषय की, तो इतिहास जो था, संस्कृत, वैसे संस्कृत भी घर में माहौल संस्कृत का रहा, लेकिन बहुत एक जिज्ञासा रहती है कि मेरा देश कैसा था, या हमारे देश में क्या क्या घटनाएं, बच्चों से भी, जैसे बच्चे सुना करते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने देश के बारे में, सुनते तो सोचते हैं ना, ऐसी एक जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सब कहते थे हम लोग इतना परतंत्र रहे, इतना अंग्रेजों का जमाना था, हम इतना कठिनाइयों में थे, तो ये चीज बराबर परेशान करती थी। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, संस्कृत तो आती ही है, संस्कृत तो आ ही जाएगी, आती, अब इतिहास विषय से भी कुछ करना चाहिए। और ये भी समझ लीजिए कि आप लोगों से जुड़ना था, इसलिए इतिहास विषय मिल गया मुझे। ठीक है जी मैम, थैंक यू। मैम, आपकी ज्वाइनिंग क्या इसी कॉलेज से हुई या पहले आपने कहीं और शिक्षण किया है, पहले कहीं और पढ़ाया और फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई आपकी, या यहीं पे आपने स्टार्टिंग ही किए अपने कॉलेज, अपने? हाँ, समझ रहे आपकी बात। ऐसा है कि वैसे तो मैंने लखनऊ में भी एक जगह पढ़ाया था, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, वो ऐसे ही ऑनरेडी समझिए, ऐसे ही था, बस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे थे 1 साल। लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग बांगरमऊ हुई, और उस समय 1998 में, है ना, 1998 में, समझिए पता नहीं कितने साल पहले की बात है, 22 साल हो गए हैं। तो उस समय जब यहाँ से ही हुई, शुरू में कठिनाइयाँ बहुत थी अनुष्का, लेकिन ऐसा ये लगने लगा बच्चों कि नहीं, हमें तो यहीं रहना। एक तो लखनऊ से पास था, सैटरडे घर पहुंचना हो जाता था, फिर धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी में कुछ तो खुशबू है कि यहीं पे बस रहने का मन किया। मैंने ट्रांसफर की कोशिश ही नहीं की, बिल्कुल कोशिश नहीं की, और अब तो एक यही इच्छा है कि यहीं से रिटायरमेंट हो। ठीक है, धन्यवाद मैम। स्नातक से लेकर के एसोसिएट प्रोफेसर बनने का सफर कैसा रहा और क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए जीवन में, पढ़ाई के बारे में और जीवन के बारे में? ये जो अनुभव था, कुछ ये खट्टा मीठा था, मिला जुला रहा। देखिए, वैसे ज्यादातर इसे मीठा ही कहिए, क्योंकि ऐसी जगह पे ज्वाइन किया, जब इस एकदम से लखनऊ पे वहाँ जब हम गए, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे यहाँ पे सरवाइव करेंगे, क्योंकि लाइट आती नहीं थी। मेन चीज मेरे लिए लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, लाइट आती नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा वातावरण था। बच्चे, अब तो बच्चे फिर कम हो गए, वरना 2500 बच्चे, समझ, बिल्कुल कॉलेज भरा रहता था, अपने सब बुक्स लेकर के जाते थे, और उसमें बॉयज भी खूब थे। अब तो बॉयज इधर उधर चले जाते हैं कि नकल करके पास हो जाएंगे। आप जैसे ही, आप लोग जैसे कुछ अच्छे बच्चे जो कि हमारे कॉलेज को ज्वाइन किए हुए हैं, वरना ऐसा होता था कि ज्यादा से ज्यादा खूब बच्चे होते थे, अच्छा लगता। तो और साथ ही सबसे ज्यादा एक कॉलेज का जो माहौल है पढ़ने लिखने का रहा, कभी नकल देखी ही नहीं कि कभी नकल कराई जा रही हो, या कोई टीचर ऐसा हो कि जो नकल कराता हो। बाकायदा बहुत से सारे टीचर्स जो थे वो बहुत साथ देते थे, क्योंकि हम ही सबसे जूनियर रहे, समझिए, है ना। और लेडीज में उस समय सिर्फ अकेले हम थे, 1998 की बात हो रही है। फिर बाद में और लोग जुड़े, और धीरे धीरे और टीचर्स आ गई, लेकिन लेडीज में यह था कि सिर्फ एक लेडी थे, सिंगल लेडी, वो हम ही थे। तो वो अनुभव बहुत अच्छा रहा। शुरू में कठिनाइयां हुई, लेकिन उन कठिनाइयों से सीखा ही, और ये भी सीखा कि अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए या आप प्रेम भाव रखिए, तो आप कहीं भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि बांगरमऊ के लोगों ने
मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वो ठीक है कि थोड़ी सी परेशानियां सबको होती हैं, नई जगह जब आप जाइए तो बच्चों देखिए परेशानी तो होती है, लेकिन आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है, अगर आप ये चाहें कि हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो फिर तो आपको फिर उसमें रहना ही होगा। कुछ परेशानियां थी, लेकिन उन परेशानियों को दूर करके अब आजकल हमें नहीं लगता कि कोई भी परेशानी, बस एक दुख ये है कि जो स्ट्रेंथ कम हो रही है ना, जो समाज का, जो हमारी सोसाइटी का रुझान है, वो क्या हो रहा है कि मेरा बच्चा नकल कर ले, मेरा बच्चा पास हो जाए और बस किसी तरीके से उसे डिग्री मिल जाए। लेकिन आप जैसे या आप लोग जैसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे प्रिय भी हैं और मेरे बहुत नजदीक भी हैं, तो वैसे बच्चे ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय कॉलेज अपने आप में एक मायने रखता है, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा रहा और सभी को अनुभव करना चाहिए। जी थैंक यू मैम। जैसा कि आपने कहा कि बांगरमऊ ने बहुत अच्छे से आपसे व्यवहार किया और सब बहुत प्रिय हैं आपके, तो मैम आपकी आवाज, आपके बात करने का ढंग ही इतना प्यारा है कि कोई भी ऐसे आराम से आपसे अच्छे से, आपको इतना ज्यादा हम लोग पसंद करते हैं आपके बात, आप इस प्यार से बोलती हैं। तो मैम आपने बताया था एक दिन क्लास में कि आप फॉरेन भी गई हैं, तो किस कंट्री में गई और वहां में आपने बेस्ट क्या देखा? ठीक है, ये नहीं, पहले तो बात एक साफ कर दें कि आप लोग इतने प्यार से जुड़ते हैं, आप लोग इतने प्यारे, मेरा इतना कहना मानते हैं। कभी ये नहीं देखा लखनऊ के कॉलेजेस में या यहाँ के कॉलेजेस में, कभी ये नहीं देखा कि कोई अंतर हो। और एक जो अनुभव, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग तो लखनऊ के बच्चों से भी अच्छे, खूब पढ़ने वाले हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए जब प्यार आदमी पाता है तो प्यार देता है ना। और ये आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मतलब जो आप कह रही थी कि आपका अनुभव कैसा रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा। और आप ये जो फॉरेन वाली बात कह रही हैं, हाँ, इटली, एक बार क्या जानो, 3 महीने इटली में रहना हुआ है। इटली का जो फ्लोरेंस शहर है बहुत अच्छा है, फ्लोरेंस है, और ये पिज़ा है, पिज़ा की मीनार है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक तो इंडियंस के प्रति जो उनका एक भाव है, वो लोग बहुत आदर से देखते हैं, बहुत आदर से देखते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें भी हिंदी आए। वहाँ की एक लेडी का नाम लेंगे, पिनुचा करके थी, वो समझिए इतना ज्यादा भारतीय संस्कृति से प्रभावित थी कि वो बनारस आकर के उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। वो बनारस आई, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया यहाँ पे आकर के, और बाकायदा वो फिर वहाँ पे जाकर के इंस्टीट्यूट में, चेजमियो इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे जाकर के वो क्या हुई, संस्कृत की ही प्रोफेसर हुई। आप ये समझिए, जो इटालियन भाषा जानता रहा हो, जो इटली का है वही भाषा जानता, वो कितना प्रभावित होगा हमारे देश से। तो भारतवर्ष वास्तव में अपनी जो सहेजे हुए, वो उस संस्कृति को सहेजे हुए, या उस सभ्यता को सहेजे हुए जो विश्व प्रसिद्ध है। जहाँ हमारे संस्कार क्या है, हमें दूसरों से जोड़ते हैं, हमारे संस्कार हमें दूसरों को अपना बना देते हैं और हम दूसरों को अपना बना लेते हैं। तो इटली अभी भी मेरा बहुत मन करता है इटली जाना, लेकिन अपना देश होता है और अपना देश जान से प्यारा होता है, इसलिए कभी ये विचार नहीं आया बच्चों की यहाँ से जाकर के वहां बस जाए। देखिए, घूमिए फिरिए, आप लोगों से कहते हैं खूब अध्ययन कीजिए, खूब पढ़िए, लेकिन बसना अपने ही शहर चाहिए। जिस शहर, क्या मतलब अपने ही देश चाहिए, शहर तो अलग चीज है। देखिए, अपने देश ही बसना चाहिए, चाहे किसी शहर में जाइए, क्योंकि जिस देश ने इतना दिया हो, जहाँ की मिट्टी में आप खेले हो, वहां पे धीरे धीरे इतना आपको खुद को तैयार करना चाहिए कि आप सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकें। जी मैम, धन्यवाद मैम। आपने गृहस्थ जीवन की तुलना में एकाकी जीवन को अधिक महत्व दिया और उसे चुना। इसके पीछे क्या कोई आध्यात्मिक प्रेरणा रही, या आप अपने उन फैसलों को लेकर आज आप कैसा महसूस करते हैं? अब भी मेरा ये कहना, हाँ, मैंने एकाकी जीवन चुना, लेकिन वो जीवन एकाकी कहाँ है, जब हम आप लोगों से जुड़ गए, और तो वो एकाकी कहाँ रह गया, है ना।
बिल्कुल नहीं। कह तो रहे मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, है ना। तो अकेले कहाँ थे हम। लेकिन ये मेरा निर्णय इसलिए भी रहा क्योंकि जो पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करके, इतना अपना सब कुछ दे करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन जब वो विवाह करने जाते हैं लड़की का, तो क्या होता है वहां जब वो विवाह करने जाते हैं लोग इतना पैसा मांगते हैं। हमारे समाज में जिस परिवार से हम जुड़े रहे तो उस परिवार में ऐसा है कि बहुत ज्यादा जब लड़के वाले जब पैसा मांगते हैं वो चीज बिल्कुल नापसंद है, क्योंकि लड़की बेची नहीं जाती है बेटा, लड़की बेची नहीं जाती। जितना लड़के के पढ़ाई में खर्च होता उतना बेटी के। तो अगर जब इतना जब समाज से इतना जब हर जगह से इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है। आज भी अकेले नहीं हम, साथ में पूरा परिवार है। आप लोग ही हमारा परिवार है, हमारे साथ ही मेरे साथ काम करने वाले समझिए बिल्कुल बराबरी का व्यवहार करते हैं, कहीं भी कुछ नहीं, और बहुत सम्मान देते हैं। आपसे सम्मान मिला और परिवार से सम्मान मिला, समाज से सम्मान मिला, लेकिन जो साथी है वो तो वो परिवार जो है, जो कॉलेज का जो परिवार है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो उस परिवार से जुड़ के, आप लोगों से जुड़ के एकाकीपन कहीं है ही नहीं, है ना। रही बात अध्यात्म की ओर ध्यान है, लेकिन मेरे लिए वही ईश्वर की जो पूजा है मेरे लिए वो है जब किसी गरीब की आंखों का या किसी बच्चे की आंखों का हम मुझे लगता है कि वो आंसू पोंछने चाहिए। ये जब किसी दुखी बच्चे को देखते हैं, कई बार ऐसा हुआ बच्चों से, आप पुराने बच्चों से पूछ सकती हैं कि जब कभी कोई बच्चा परेशान हुआ, मेरी ये कोशिश रही कि चाहे बुक से या किसी तरह से उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो करने की कोशिश की। अब उसमें सफलता कितनी मिली ये तो ईश्वर जाने, लेकिन अपना सब कुछ देना चाहा है और प्यार पाना चाहा, और वो मिलता रहा हमेशा। आप लोगों का कल्याण हो, यही लक्ष्य है ना। जी मैम, वो तो आपके व्यवहार में है। आप लोग भी मेरी आ रही है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हर्ष मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ आ रही है हर्ष, आ रही। मैम आपका टीचर का स्टाफ आपको कैसा लगा? यहाँ की टीचर का स्टाफ। रजनीश थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी थोड़ा धीमी आ रही है। कहीं और मिल सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ के टीचर के स्टाफ से अच्छा आपको कहीं मिल सकता है स्टाफ? नहीं, क्योंकि एक अनुभव नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरे कॉलेज भी शुरू में रहे, लेकिन वो वहाँ पे ज्वाइनिंग मेरी यहाँ पे फर्स्ट ही बार ज्वाइनिंग हुई यहाँ पे, यहाँ से सरकारी नौकरी की शुरुआत हुई गवर्नमेंट जॉब की। तो ये स्टाफ ही ऐसा है कि आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता है, और वो कल्पना ही बहुत भयावह होती है, वो बहुत कठिन होती है कि जब सोच लो कि मेरे अपने बिछड़ हैं। तो ये स्टाफ नहीं, ये मेरा परिवार है रजनीश, और बहुत अच्छा, चाहे साइंस फैकल्टी के लोग हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स के हो, हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। दूसरे के दुख हमारे हैं, दूसरे के सुख हमारे, सुख में उतना सुखी होते हैं, और ईश्वर न करे कभी कोई मुसीबत आती है, कभी कोई मुसीबत में पड़ता है, तो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अब ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, लेकिन दूसरों की मदद करनी भी चाहिए और करते भी हैं। आप लोग इस कार्यक्रम से कैसे जुड़े, मुझे बताइए। आप लोग इस कार्यक्रम से कैसे जुड़े, किसकी प्रेरणा रही, क्यों आकांक्षा? मैम हर किसी छोटे से छोटे कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे हर्ष भाई। तो उन्हीं की ये शुरुआत ही उन्होंने की, और ये विचार ही उन्हीं की सोच भी है। सब लोगों ने सपोर्ट किया, तो आज मैम ये इतने अच्छे से चल रहा है। हेल्प लगी, लेकिन इसके पीछे जो मूल व्यक्ति है वो केवल हर्ष भैया है। बहुत होशियार भी हैं आप लोग। ये संभव हो पाया है, सभी का सहयोग रहा इसमें, विशेषकर विष्णु सर का और राजीव सर का। बहुत बहुत, ये तो जानते हैं कॉलेज के लिए ये दो व्यक्ति बिल्कुल समर्पित रहते हैं कि हमारे बच्चे भी शहरी बच्चों से ज्यादा अच्छे हों, हमारे बच्चे भी उन बच्चों का मुकाबला करें
कि किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, आपको वो आगे लाना चाहते हैं, उस धारा में लाना चाहते हैं, प्रमुख धारा में, जिसमें हमारे शहर के भी बच्चे जुड़ रहे हैं। उससे आगे हमारी भी कामना है कि हमारे बच्चे उससे आगे निकलें। धन्यवाद मैम। अगला प्रश्न जी है, मैम। हेलो। जी हाँ, सुनाई दे रहा। जी जी मैम, मेरा प्रश्न ये है कि हमने बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड सुने हैं, जैसे कि दया, धर्म, सच्चाई। तो आपके व्यक्तिगत जीवन को किस एक वर्ड ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो आपके पूरे जीवन को, और आप उसे फॉलो करती हो? ज्यादा बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन ऐसा है, देखिए दया और भाव तो अलग चीज है, दया है, ये सब अलग चीज है। लेकिन जब आप सच्चाई से रहना चाहते हैं, थोड़ा ईमानदारी से रहना चाहते हैं, है ना, सोसाइटी में तो सभी तरह के लोग हैं, लेकिन वही सार सार को गहे रहे थोथा दे उड़ा है ना। हाँ, मेरा ये रहता है कि थोड़ा ईमानदारी अपने कर्तव्यों के प्रति, जो बच्चों के प्रति दायित्व है उसके प्रति, तो ईमानदारी ही मेरा लक्ष्य है। और उसके साथ जब आप ईमानदार रहते हैं, मेरा ये मानना है, जब आप ईमानदार रहते हैं तो दया, करुणा, प्रेम, ये सब भाव आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो उन भावों को लेकर के यही मेरी इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे भी उन भावों के साथ ही आगे तक बढ़े। ये जो आप लोग गर्ल्स हैं, गर्ल्स के प्रति बहुत एक मेरा एक कहना चाहिए कि वीक वो रहता है, एक भाव रहता है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि, लेकिन आप लोगों को देखा तब से थोड़ी धारणा बदली कि किसी किसी परिवारों में लड़कियों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छा। और वो अंतर आया है, अंतर देखा है मैंने, बहुत अंतर हुआ है। और पहले भी था, कुछ परिवार थे, लेकिन अब तो समझिए बहुत अंतर। तो मेरी ये इच्छा, आप लोग इतना तो पढ़ लीजिए कि आगे चल के अपने पैरों पे खड़े हुए, इतना कोशिश रखिएगा। धन्यवाद मैम। मैम, आपका आध्यात्म दर्शन क्या है जो आपके विचारों में, आपके लेखन में और आपकी कविताओं में झलक उठता है? उस अध्यात्म दर्शन को समझाने की कृपा करें। मेरा अध्यात्म दर्शन है, देखिए ईश्वर, जब आप किसी मजबूर से, किसी दुर्बल से, देखिए दुर्बलता तो मन की, जब आप किसी मजबूर से अगर जुड़ते हैं तो आप समझिए अध्यात्म से जुड़ते हैं। ईश्वर वो धारा है ना, ईश्वर वो धारा, ईश्वर को प्राप्त करने का वो जो मार्ग है, वो उन बच्चों से होकर के, उस समाज से होकर ही जाता है जो कि कठिनाइयों को पार करता है। लेकिन हम तब ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को देखा थोड़ी ना है, ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन वो हमारे आसपास है ना। सच्चाई में, जैसे आपने पूछा, सच्चाई है, दया है ना, और अहिंसा है। अहिंसा क्या, सच्चाई, दया ही मेरे दृष्टि में बहुत मूल वस्तु है। और जब अध्यात्म, ईश्वर एक है, और जो खुद की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है, ईश्वर उनकी मदद करता है। और मेरे तो अगर कोई चीज खो भी जाती है तो ऐसा अनुभव है, ऐसा लगता है कि वो चीज मिलेगी जरूर, क्यों नहीं मिलेगी। जब हम बुरा नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर क्यों बुरा करेगा, और वो चीज मिलती है, जरूर मिलती है। तो आप अपना एक ध्येय बनाइए, अध्यात्म वही है जो ईश्वर को जोड़ता है। लेकिन ईश्वर से जब आदमी जुड़ता तभी है जब वो अपने व्यक्तियों से, अपने उन लोगों के साथ जुड़ता है जहाँ बेईमानी नहीं है, जहाँ निम्नता नहीं है। जब आप बेईमानी से अलग हटते हैं तो आप धीरे धीरे ईश्वर से जुड़ते हैं, है ना। जहाँ सत्य ईश्वर तो एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, तत्व तो एक ही, ईश्वर एक ही है ना, लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में जाना जाता है। जी मैम, मेरा थैंक यू उत्तर मिला? मैम। जी जी मैम, धन्यवाद मैम। जैसा कि सभी ने अपना अपना बचपन जिया है, और बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं जो आज तक अगर कभी भी आप मन से ध्यान करें तो वो पूरी छवियां हमारे सामने नाचने लगती हैं, और ऐसा लगता है हम फिर से बच्चे हो गए हैं। तो मैम, आपके बचपन की कोई ऐसी याद, या आपके कुछ ऐसे मित्र जिन्हें आप आज भी याद करती हो, और जिनके लिए आज भी आपके दिल में उतनी ही जगह है, तो कृपया उनके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, बचपन की छोटी छोटी घटनाएं हैं बहुत। अब आजकल हमारे पास मोबाइल भी हो जाता है, आजकल हमारे पास सब कुछ हो जाता है। तो हो जाता है बचपन के वो मित्र, वो मित्रता जो होती थी वो आजीवन चलती थी। अभी भी अब सुविधाएं ऐसी हो गई हैं बेटा कि अब आपके पास मोबाइल भी है, सब कुछ है, आप जुड़ सकते हैं ना। लेकिन वो माहौल नहीं था, हम लोग एक दूसरे के घर नहीं जा पाते थे। लेकिन वो मित्र जो हैं वो अच्छे अच्छे सब जगहों पे हैं, सब कुछ है, और वो भुलाए नहीं जा सकते। वो घटनाएं मुझे याद है कि एक बच्चा छोटा सा, मतलब जो अपने दोस्त थे, अपने फ्रेंड्स जो थे, वो क्योंकि को एजुकेशन थी 5th तक, तो वो बच्चे क्या करते थे, जो कलर बॉक्स होता था बहुत महंगा मिलता था उस समय। अब जो बनिया घरों के हैं या जो बहुत पैसे वाले वो ले लेते थे। अच्छा, हम लोग एक मध्य वर्गीय परिवार से जुड़े रहे, सब कुछ आज शिक्षा से संबंध रहा, सब कुछ रहा, लेकिन ये नहीं कि अथाह पैसा है, बेईमानी का पैसा कुछ नहीं। तो वो जब कलर्स क्या करते थे, समझिए एक लड़की लाती थी कलर, दोस्तों में एक लड़की बॉक्स लाती थी। कभी ये नहीं हुआ कि कुछ उसी से हम भी करेंगे, उसी से दूसरी फ्रेंड भी करेंगे, उसी से ही हम लोग मिल बांट करके काम चला लेते थे। तो ये जो एक चीज से इतने लोग जो काम चलाते हैं, या इतना, ये हम तभी से एक सीख मिल गई थी कि हम लोग मिल बांट करके ही काम करेंगे। हर चीज मिल बांट के करते थे। तब ये लैंडलाइन होते थे, फोन से जरा सब कुछ नहीं आ रहा, फोन से अपने फ्रेंड से पूछने लगे, तुरंत मिल जाता था। तो वो सब अभी भी वो सब मित्र याद है, और बचपन से लेके अपन भी उन सबसे। धन्यवाद मैम। इतिहास विषय के अतिरिक्त आपका साहित्य में और संस्कृत में भी रुझान रहा, और अध्यात्म की ओर आपका रुझान तो दिखाई ही पड़ता है आपके विचारों में, आपके लेखन में। जैसा कि आपने गीता दर्शन पे जो लेख लिखा सेमिनार के समय, तो ये संस्कृत साहित्य और अध्यात्म की ओर जो रुझान विकसित हुआ, इसको विकसित करने में क्या परिवार की भूमिका रही, या मतलब विरासत में मिला आपको, या आपने कहाँ से सीखा, ये कैसे विकसित हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है हर्ष। देखिए, ये तो एक परिवार, क्या कहना चाहिए, मेरे फादर का प्रभाव रहा है ना, फादर का, मदर का। मेरी जो मदर थी हर्ष, बहुत आध्यात्मिक थी, है ना। उन्होंने इतना ज्यादा परिवार को लेकर के चली, उन्होंने पूरे परिवार का लालन पालन किया। उनके लिए कहना चाहिए कि किचन यानी चौका जो होता था, उनके लिए दूसरों को भोजन कराना ही सबसे बड़ी पूजा रही। तो वो देखा हमने। और रही बात इससे हिंदी से जुड़ने का और संस्कृत से जुड़ने का, तो वो तो मेरे फादर का ही प्रभाव रहा। इसलिए मेरा मुख्य विषय हिस्ट्री होते हुए भी हिंदी और संस्कृत से कहीं लगाव कम नहीं होता। और ये समय भी नहीं मिला कि वरना हिंदी में भी एमए कर लो और संस्कृत में भी कर लो, तो ये चीज वो ठीक नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा दीक्षा में मेरा विश्वास जरा कम है। तो बीएड भी किया हमने, बीएड भी किया, और बीएड का यही लक्ष्य रहा हर्ष कि मुझे ये लगता रहा कि अगर हम बीएड करते हैं तो अगर जब डिग्री में नहीं ही मिलेगी तब कहीं हम ये चूज करेंगे कि इंटर कॉलेज में। लेकिन लक्ष्य मेरा डिग्री कॉलेज रहा या यूनिवर्सिटी रहा, तो डिग्री कॉलेज मिले। और आप लोगों से अच्छे बच्चे मिलने थे, या आप लोग कहाँ मिलते हमें, और आप लोग जैसे अच्छे बच्चे जो मिलने थे ये इसी कॉलेज में मिलने थे, इसीलिए मुलाकात हुई, शायद इसीलिए मेरा बादल में आना हुआ है ना। थैंक यू मैम। मैम, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि सब लोग फिल्म जगत को देखते हैं बहुत ज्यादा मजा, मतलब एक तरीके से जब भी मनोरंजन की बात होती है तो हम लोग उससे जुड़ जाते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए कुछ समय उसको जरूर देते हैं। तो मैम आपसे पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा गाना कौन सा है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो और आप उसे कई बार सुनती हो? वो गाना है रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के वफा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे। थैंक यू। मैम इस गाने की 2 लाइन सुना दीजिए। गाने की लाइन सुना दे।
आप लोग सुनाइए, हम क्या सुनाएंगे। मैम सुना दीजिए रहे साथ न में। रहे हम क्या करेंगे, बन के कली बन के वफा बागे सबा में रहे न रहे हम। सुना? धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया। आपका साहित्य से भी काफी जुड़ाव रहा है और आप कविताएं भी लिखती हैं। तो साहित्य व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे उभारता है, या कहें कि दूसरे शब्दों में कहें तो रचनात्मकता कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं? हर्ष, बातें बहुत है लेकिन टाइम ओवर हो रहा है मुझे लगता है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, रचनात्मकता जो है, आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप में धीरे धीरे एक भाव आता है कि कुछ वो जो भाव आते हैं जब आप उनको कागज कलम उठाते हैं ना, तब उसमें आप उतारते हैं उन भावों को। क्योंकि आप किसी से भी आप कोई चीज कह के निकल जाना अलग चीज है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसे होती कही नहीं जा सकती। उनको आप शब्दों का जब तक रूप नहीं देंगे, जब तक आप उनको कॉपी में नहीं उतारेंगे, कागज पे नहीं उतारेंगे भावों को, तब तक वो रचनात्मकता नहीं आ सकती। और मेरा एक ही आप लोगों को एक ही गुर बताना है कि आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए। वो कोर्स का ही नहीं है, कोर्स की हम नहीं कह रहे, पढ़िए का अर्थ है आप मैगजीन्स पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, वैसे उपन्यास जो साहित्यिक हैं, है ना, जो साइंस के बच्चे हैं, वो हम उनसे भी कह रहे हैं। साइंस के बच्चे इतने, आप बोलिए हर्ष, आप तो साइंस के हैं लेकिन आप कितना अच्छा बोलते हैं। अनुष्का, आप लोग सब देखिए, आप लोग खुद इतने जो बच्चे जुड़े हैं, बहुत अच्छा आप लोग बोलते हैं। तो आप जी जितना पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़िए, अखबारों से जुड़िए। शुरू में अखबार में थोड़ा पत्र होते थे, उसको भी मैंने लिखा, कई बार छपते थे, तो उन सब से रचनात्मकता आई। और अब आप लोगों का साथ है कि वो धीमे धीमे पल्लवित हुई, पुष्पित हुई। जी मैम, धन्यवाद। मैम, साहित्य में जुड़ने से आपको व्यक्तिगत रूप से किस लेखक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या आप किसकी फैन हैं कहा जाए साहित्यकार में, हिंदी साहित्य में? साहित्य में तो वैसे देखिए, निबंध लेखन में तो बहुत से लोग रहे, लेकिन जो कविताओं के में बता रहे हैं वो गोपाल दास नीरज, स्वर्गीय गोपाल दास नीरज की कविताएं बहुत प्रभावित करती रही। इसके अलावा जो गद्य है ना, ये तो नीरज जी तो मतलब कविताएं करते थे। गद्य में डॉक्टर धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, यस मैम। इसके अलावा कमलेश्वर हैं, धर्मवीर भारती हैं, और एक मृत्युंजय एक नॉवेल है, वो उन्होंने लिखी है। इसके अलावा प्रतिभा राय भी जो है उड़िया है लेखिका, उनकी पुस्तकें जो थी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जी मैम। धन्यवाद मैम। इसमें जूम के शेड्यूल में 40